लोगों के ऊपर उनके फोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है हमारे सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स, उनको बताया जाता है कि जी तुम्हारी हमने कोई वीडियो बनाई हुई है। तो मैं इसलिए ये आज लेके आ रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर एक पाकिस्तान का कानून है जिसको कहते हैं फेयर ट्रायल एक्ट। ये पाकिस्तान का कानून है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी बात करें। ये कानून ये कहता है कि कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता है, कोई एजेंसी, आईएसआई, आईबी, पुलिस, ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत में जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाजत दे कि हां ये मुल्क की जरूरत है, ये इससे दहशतगर्दी बच सकती है या मुल्क के कोई नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकता है, वो फिर इजाजत देता है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फोन किसी का टैप नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 1996 में जब हटाई गई तो एक वजह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बेनजीर के गवर्नमेंट के दौरान फोन टैप्स किए जाते थे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के और सियासी मुखालफिन के और जजेस के। ये एक वजह दी गई थी 96 में। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका का बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट था सदर निक्सन। निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल हुई क्या थी कि वो मुखालफिन के फोन टैप कर रहा था, उसकी वजह से उस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो आज ये जो खुलेआम हो रहा है, पहले तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन आपसे बात करें, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दोपहर में जब ये ऑडियो लीक हुई तो मैंने जब वो ऑडियो सुनी तो मुझे इमीडिएटली एहसास हुआ कि ये किस मकसद के लिए ये लीक हुई है। वजह ये थी कि मैं पिछले 4 माह से खान साहब की जो जेआईटी बनी थी, खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उस जेआईटी को फॉलो अप मैं कर रही थी और ख़ास तौर पे जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है गुजरांवाला का, उसमें फॉलो अप कर रही थी। और ये मैंने जब देखा कि ये क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया कि हमारे जेआईटी का जब बना तो इसका कन्वीनर जो थे ये डोगर साहब थे जो सीसीपीओ थे उस वक्त, और इन्होंने डोगर साहब ने ये बात इंकशाफ कर दी थी हुकूमत के सामने कि इसमें 3 लोग मुलव्विस हैं। यानी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है खान साहब के ऊपर, वो बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट थी। और उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने बताया कि एक बंदा नहीं, इसमें 3 लोग कम से कम मुलव्विस थे और उनका एविडेंस उन्होंने कोर्ट को दे दिया था। और उसके बाद जो पता चला वो ये है कि अफसरों को ब्लैकमेल किया गया। ये कोर्ट में जब एविडेंस किया और ब्लैकमेल हो के कुछ अफसरों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन सीसीपीओ जो हैं डोगर साहब, ही स्टक टू हिज गन्स। वो उसी तरह उन्होंने मेंटेन किया कि ये इंकशाफ हुए। ये तो सारी बातें मेरे सामने तब आई कि जब हम एटीसी में गए, ये जो गुजरांवाला का कोर्ट है, तो एविडेंस जो खान साहब का ये इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है वो आने देते ही नहीं थे। और उसका हवाला यानी जब सीसीओपी को हटाया तो डीजी एंटी करप्शन को दे दिया गया। जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसका नाम अनवर शाह साहब थे, उनको इन्होंने पहले क्या किया कि उसको ओएसटी कर दिया और उसके बाद जो डीजी था उसने सारा रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। हमने जब बार बार कहा कोर्ट को कि जी ये हमें एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस मंगवाएं, तो पहली दफा जो सेकंड हेयरिंग थी उसमें उन्होंने आके कहा कि जी डीजी बदल दिया गया है और ये चट्ठा साहब को लगा दिया गया नया डीजी एंटी करप्शन, जो कि सनाउल्लाह का राइट हैंड मैन है और अब वो रिकॉर्ड देगा। इसके ऊपर जज साहब ने गुस्सा खाया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजूंगा। उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ने जब वो कमरा खुला और ताला खुला तो देखा गया कि एविडेंस सारा गायब हो चुका है और चंद सफ़े 11 सफ़े रह गए थे उस सारे एविडेंस के, बाकी सारा कुछ चोरी हो गया। और ये बात का इंकशाफ
خود ہی ڈی جی نے بھی کیا اور اعلان بھی کر دیا کہ اب میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا، یعنی خود ہی چور اور خود ہی منصف بننے کی ارادے سے۔ میرے لیے یہ ایک اتنا بڑا ہمارے لیے سانحہ تھا کہ سارا ایویڈنس جو ہے اس کو انہوں نے خرد برد کر دیا کہ جب ہائی کورٹ کا آرڈر پتا چلا کہ جی ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو دوبارہ لگایا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پی او سے پوچھوں کہ کب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری جو جے آئی ٹی ہے وچ از دا ریل جے آئی ٹی، جو اس وقت حکومت تھی اور حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جے آئی ٹی بنائی تھی وچ از اے لیگل جے آئی ٹی، تو ہم نے تو آلریڈی اس پہ ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ جو ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے۔ وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی، اس میں مجھ سے سوال پوچھے گئے کہ کنسرن کیوں تھا۔ ارے بھائی مجھے کنسرن نہیں ہوگا تو کیوں نہیں کنسرن ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، خان صاحب کی ساری جو انویسٹیگیشن ہے ان کے آپ نے بندے بھی غائب کر دیے، اس کے بعد جن لوگ جو ایویڈنس ہے اس کو بھی غائب کر رہے ہیں آپ، تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پی او کے واپس آنے سے، یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ میں سخت مذمت کرتی ہوں، میں نے خان صاحب کے سامنے آ کے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق میں ایک سٹیزن ہوں اس پاکستان کا، میرا وہ چادر اور چار دیواری تو جو پامال کرنی تھی ان لوگوں نے، ہم خواتین کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے، جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیئر ٹرائل ایکٹ کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں؟ ہاؤ کوڈ ہی ٹیپ؟ کیا انہوں نے اجازت لی تھی؟ کیا یہ ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا، اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی؟ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ۔ اور میں انشاءاللہ خان صاحب کو بتایا کہ میں کورٹ میں جا رہی ہوں اور میں کورٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئی، آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو میرا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر یاسمین۔ میں آج اپنی سپریم عدلیہ سے مخاطب ہوں۔ 4 مہینے پہلے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اسی فیئر ٹرائلز ایکٹ کے تحت میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں وہ پٹیشن کیا دائر کی تھی کہ ٹیپس نکلی، آڈیو ٹیپس نکلی کہ میں جب پرائم منسٹر تھا، میرے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میری جو بات چیت کر رہا تھا میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، وہ میری آفیشیل لائن تھی، اس لائن کا ٹیپ کیا گیا، اور جو میری اعظم خان سے بات ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کر کے اور اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس کے علاوہ بشرا بیگم وہ آفیشیل لائن سے کسی سے بات کر رہی تھی، ان کی بھی ٹیپ کر کے وہ جو ان کی بات چیت تھی، جو کانورسیشن تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کر کے چینج کر کے اور 2 دفعہ وہ ریلیز کی گئی۔ تو میں اس لیے یہ اپروچ کیا سپریم کورٹ کو کہ میرا تو چلے، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن میں ہماری پریویسی اور ہماری ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آئین ہماری ڈگنیٹی اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا، میرا رائٹ وائلیٹ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشیل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے، اپنے پرنسپل سیکرٹری سے، اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں، تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح، تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے۔ کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے، اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو لیکس نکلی، اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے۔ جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے،
सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उनकी परवेज लाई की वो कोई टेप निकलाई, और वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम इशू है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना। ये सारी कौम अब देख रही है कि क्या आइन के ऊपर हमारी अदलिया 90 डेज में 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी। और ये अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इंटीरियर मिनिस्टर, मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर खुद बैठ के एक फोन टैप की बात करता है, जब डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी थी कि ये हुआ कैसे फोन टैप। क्या उसने परमिशन ली थी किसी अदलिया से, किसी हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेके ये फोन टैप किया था। और इससे भी आगे चले जाएं कि हमारे मुल्क के अंदर अब जो मैं शुरू बात की थी, डीप फेक वीडियोस बनी हुई हैं जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं हमारे। मैं 3 अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद सबको याद है कि मरियम नवाज ने बैठ के एक अनाउंस किया कि मेरे पास ऑडियो टेप्स हैं या वीडियो टेप्स हैं जजेस के ऊपर, अरशद मलिक का जो केस था। उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो टेप निकली जो बाद में पता चला कि फेक थी, यानी जोड़ी हुई थी, जो डीप फेक थी, यानी उसको पीस टुगेदर किया हुआ था। और उसके अलावा अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि मेरे पास टेप्स हैं। तो ये क्या इस मुल्क में कंट्रोल करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और अब टेक्नोलॉजी उधर चली गई है तो ये तो कोई भी अब कर सकता है। आप डीप फेक वीडियोस जो हैं इसकी कभी टेक्नोलॉजी देख लें, किसी के ऊपर भी आप ये टेप्स बना सकते हैं और आप उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सुप्रीम कोर्ट को कि 4 महीने पहले मैंने ये पिटीशन दायर की थी। एज एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरी सिक्योर लाइन को टैप करके और फिर उसको डॉक्टर करके पब्लिक में दिखाया गया। और फिर ये जो बार बार ब्लैकमेल करने के लिए कि जी हम आपकी फोन टैप करके आपकी कोई टेप्स निकाल देंगे। और ये जो डॉक्टर यास्मीन का हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये जो जेआईटी की इंक्वायरी है मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, सिर्फ उसको अब सैबोटाज करने के लिए किया गया है। क्योंकि सारे ऑफिसर्स को इन्होंने डरा धमका के जो जेआईटी के थे उनको तो पीछे हटा दिया। जो 2 ऑफिसर्स रह गए थे, जिसमें एक ये सीसीपीओ डोगर थे जो हेड कर रहे थे इंक्वायरी, ये रह गए थे जो खड़े थे और अदालत में जाके ये बता रहे थे कि ये जो फाइंडिंग्स है जेआईटी की, उसमें वाज़ेह हो गया कि वो जो सारा इन्होंने पहले से साजिश की हुई थी कि जी एक शूटर है, दीनी इंतहा पसंद है, वो सब खुद कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जेआईटी में अदालत में जाके जो फाइंडिंग्स दी हैं कि 3 शूटर थे और ये पूरा प्लान करके हुआ था। तो उसको खत्म करने के लिए, डोगर को हटाने के लिए ये अब निकली है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेशराइज करने के लिए वो राना सनाउल्लाह ने वो निकाली है, वो जो भी ऑडियो, अब ये डोगर को हटाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें जो असल खौफनाक बात यह है कि इन्होंने अपने ऑफिसर्स पोस्ट किए यहां, ये जो चट्ठा उसको खास लेके आया एंटी करप्शन का हेड बनाने के लिए, जो हमारा सख्त मुखालिफ है, उन ऑफिसर्स को यहां इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन में उन ऑफिसर्स को सारों को ट्रांसफर करके यहां किया और यहां से ऑफिसर्स ट्रांसफर किए। वो सारे ऑफिसर्स 23 में से 17 ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारे 25 मई को हमारे पर तशद्दुद किया। ये जो सीसीपीओ इन्होंने लगाया हुआ कामियाना, इसके डॉक्टर यास्मीन ने एविडेंस दी हुई है कि 25 मई को जो हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया उसमें ये कामियाना का नाम दिया गया। इसको फौरी तौर पे लेके आए हमारे ऊपर फिर दबाव, झूठी एफआईआर्स, केसेस करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, वर्कर्स को डराने के लिए। तो ये तो कोई न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट ही नहीं है। और ये तो गवर्नमेंट आई एक एजेंडा के ऊपर है कि बजाय हम अपनी गवर्नमेंट हटा रहे थे, हमने डिसॉल्व की। मकसद तो ये था कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो ताकि ये जो माशी बुरान है इससे हम निकलें। हमारा तो ये मकसद था। ये मकसद तो नहीं था कि उस गवर्नमेंट को हटा के ये सारे जो हमारे मुखालिफ, वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर ले आए। और जो जेआईटी मेरे ऊपर बनी थी, जो
पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी उस जेआईटी को सैबोटाज करें और आके उसका रिकॉर्ड पहले सील करें और फिर रिकॉर्ड में से सारा रिकॉर्ड गायब कर दें, सिर्फ 11 सफ़े रह जाए उसके, और ऊपर वो आदमी को बैठा दें जिसने आते साथ ही उसकी मिशन ये थी कि जेआईटी को सैबोटाज किया जाए, ताकि किसी को ना पता चले कौन इसके पीछे था जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और ये सारी ऑडियो लीक इसलिए हुई है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो पहले हुई है। तो मैं आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करते हैं कि 4 महीने पहले मैंने पिटीशन की थी, फिर मैंने पिछले हफ्ते उसको फिर से कहा कि उसको सुना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हमारे माशरे को बचाएं इन ब्लैकमेलर से, इन लोगों को सामने लेके आएंगे। कौन जिम्मेदार है कि इस माशरे के अंदर बजाय ये कि ये इस मुल्क के साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को आगे लेके जाए, जमहूरियत की तरफ लेके जाए, ये माशी बुरान से निकालें। जो लोग तबाह हो रहे हैं इस वक्त महंगाई से, जो लोगों का आज जितना बुरा हालात हैं पाकिस्तानी कौम के कभी थे नहीं, जो इन्होंने जिस तरह 11 महीने के अंदर एक लोगों का माशी कत्ल किया, तो बजाय उधर ले जाने के जिसलिए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी कि यहां इलेक्शंस करवा के इस मुल्क को इस बुरान से निकालें, ये उल्टा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्रश करने के लिए। और ये जो मैं जेआईटी का फिर आखिर में ये कहता हूं, ये जो इन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है, इसका मकसद ये कि ताकतवर, जो मैं कहता था वो 3 लोग मुलव्विस थे, मेरा कोई भी थोड़ा सा भी शक हो और किसी का भी शक हो, वो सब खत्म हो जाना चाहिए कि वो लोग ये जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं वही मुलव्विस थे मेरे कत्ल करने में। तो मैं अपनी अदलिया से आज उम्मीद रखता हूं। मैंने फिर से पिछले हफ्ते फिर से कहा कि मेरी पिटीशन सुनी जाए। डॉक्टर यास्मीन वो कल इसका केस करेंगी, अदालत में भी जाएंगी, जो इनसे किया गया, जो फेयर ट्रायल्स एक्ट के अंदर उसकी जो वायलेशन हुई है। शुक्रिया।